हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। 3 का फर्स्ट मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, एक्सरसाइज 19.13 केसेस इन क्लास 12। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 3 का सेकंड नंबर। तो 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड्स, ठीक है ना। फर्स्ट का मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। सॉरी, ये तो फर्स्ट नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो मैंने बता रखा है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन टू एक्स अपॉन, है ना, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन है 3 का सेकंड और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो डेनोमिनेटर है इसकी डिग्री कितनी आएगी 3 और ऊपर वाले की डिग्री कितना है 1। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, तो यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, ऊपर की डिग्री कम होना चाहिए, नीचे की डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर डिग्री 3 आएगा, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, दूसरा कंडीशन ये था कि डेनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। ये फैक्टर के फॉर्म में है, लेकिन ये और फैक्टराइज हो सकता है, और फैक्टराइज हो सकता है। कैसे? ये जो आपका सामने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग और फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से। तो जितना फैक्टराइज हो सके उतना हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मैंने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। और इंटू में 2x प्लस 3 ये आ गया, इंटू का dx। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो 1 पे स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। उसके लिए क्या करना होता था, जो अंदर वाला ये जो रैशनल फ्रैक्शन है इसको हम लोग मान लेते थे। क्या मानते थे? इस तरह से 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या मानते थे हम लोग, क्योंकि डेनोमिनेटर लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है। एक तो लीनियर है, लीनियर बोलने का मतलब ये हो कि x की डिग्री 1 है, और ये नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड मतलब कि इसके पावर में क्या है 1 है, इसके पावर में क्या है 1, इसके पावर में 1 है, यानी कि 2 पावर नहीं है, 3 पावर नहीं है। 2 और 3 पावर ये सब होता है तो क्या होता है, रिपीटेड होता है। तो ये नॉन रिपीटेड और लीनियर है, जिसके लिए क्या मानते थे हम लोग, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3 इस तरह से। और फिर क्या करते थे, ABC का वैल्यू निकालते थे। कैसे? यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होता था, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते थे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से ये इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 फिर प्लस नीचे वाले टर्म से इसमें डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे b को, तो b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 और फिर c वाले टर्म में जाएंगे तो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो c को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये हमने एलसीएम वगैरह ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो डेनोमिनेटर वाला टर्म है ये कट जाएगा दोनों तरफ से, है ना। तो 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या बचा है 2x बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो बच रहा है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे हम लोग ABC का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, देखो आपके पास हमें 3 टर्म है, 1 2 और ये 3 टर्म है, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, आपको मैंने 3 मेथड बताया था, ठीक है ना। चलो आज मैं फिर आपको बताता हूँ।
देखो पहला तो मेथड ये है कि 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करके हमें अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा, देखो ये जो तीन टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा ये, तीसरा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा, एक्स वाला टर्म भी आएगा और कांस्टेंट टर्म भी आएगा। तो हम लोग तीनों को सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग, एक्स वाले टर्म को अलग और कांस्टेंट टर्म को अलग। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म को साथ में लिखूंगा। तो पहले बताओ कि यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म में क्या मिलेगा, तो उसको देखते हैं। देखो जिस दिन ये एक्स इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, यानी कि 2x स्क्वायर मिलेगा, और इस 2x स्क्वायर में a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ax स्क्वायर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आया, 2a आया, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 2a, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा यानी इस वाले टर्म से एक ही एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ सकता था जो मैंने लिख दिया। अब इस पे आते हैं, इस पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन देगा, ये एक्स 2x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म देगा, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और वो मल्टीप्लाई होगा b से तो कितना हो जाएगा 2bx स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 2b आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अब यहाँ बताओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर यानी सी एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे प्लस में c आ जाएगा, प्लस में c। तो ये हमने ले लिया ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया, सही है ना। अच्छा अब देखो आगे लिखते हैं, अब अगला ढूंढते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जितना भी आ सकता था वो मैंने लिख दिया। अब एक्स वाले टर्म को देखते हैं, तो एक्स वाला टर्म कैसे मिलेगा वो सुनना। जिस दिन ये वाला एक्स, ये एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाला टर्म मिलेगा, और ये 2x जिस दिन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाला टर्म मिलेगा, सही है। तो ओवरऑल देखते हैं कितना एक्स मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -2x। तो 3x - 2x मतलब x, यानी x इंटू ए यानी ax मिलेगा, यानी कि कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ a मिलेगा, x का कॉफिशिएंट सिर्फ a मिलेगा। अच्छा इस पे आते हैं, यहाँ पे x वाला टर्म कैसे मिल सकता है, तो जिस दिन ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x वाला टर्म मिलेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x वाला टर्म मिलेगा। तो देखो x इंटू 3 तो 3x हो गया, 3x और प्लस में 2x आ जाएगा तो 5x हो गया। तो प्लस का 5b मिलेगा, 5b, क्योंकि x तो हम कॉमन ले लेंगे ना सब में। अच्छा इसमें बोलो, यहाँ पे x वाला टर्म -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -x और ये +x, तो -x और +x क्या हो जाएगा, यानी x वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे x वाला टर्म मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में घेर दिए, x वाला टर्म इन्हीं दोनों से मिलना था, सही है, वहाँ पे 0 मिल गया x का टर्म। अच्छा अब हम लोग आते हैं कांस्टेंट टर्म पे, कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, तो देखो कांस्टेंट टर्म कब मिलेगा, जिस दिन ये -1 + 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट टर्म मिलेगा इस वाले टर्म में, और दूसरा कोई टर्म नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब ये हो कि -1 इंटू 3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3a हो जाएगा, क्योंकि ये a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ बोलो ये 1 इंटू 3 तो ये 3 हो जाएगा, 3b आ जाएगा, तो प्लस का 3b आ जाएगा, सही है ना। अब यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये -1 और इंटू c तो ये -c आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके बिल्कुल सेपरेट कर ली, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया, एक्स वाला टर्म आ गया, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, सही है। अब यहाँ से हम लोग ABC निकालेंगे, कैसे, ऑन कंपेयरिंग। अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। कैसे वो देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ये है, इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यों, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये था, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 है, इसलिए मैंने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को इक्वल कर दिया, तो ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा अगले इक्वेशन पे आते हैं, अगला इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म क्या है, a + 5b है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म है, कितना है, उसका कॉफिशिएंट 2 है, तो a + 5b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, यानी a + 5b इक्वल टू कितना आ गया, 2, इक्वेशन हो गया ये 2। अगले में बात कर लेते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसका मतलब 0 हो जाएगा, तो -3a प्लस 3b और -c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, इक्वेशन 3। अब हम लोग, हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो ABC यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो कैसे निकालेंगे, तो वो सुनना, देखो यहाँ पे a और b वाला टर्म है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि AB वाला टर्म है, काश सिर्फ a और b में एक और इक्वेशन होता तो हमारा काम बन जाता, हम लोग दोनों को सॉल्व करते, a b आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों में
क्या है, सी वाला टर्म एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों को यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके हमें क्या करना चाहिए, सी को एलिमिनेट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एक रिजल्ट निकल के आएगा ए और बी में, फिर उस रिलेशन को और इस रिलेशन को सॉल्व कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 से हम लोग सी को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो तो साफ साफ दिख रहा है प्लस सी है माइनस सी, दोनों को ऐड कर देते हैं, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐड करके डायरेक्ट लिखते हैं। तो +2 है -3 है, तो क्या बचेगा माइनस का a। अच्छा आगे बोलो, +2 + 3b, तो प्लस का 5b हो जाएगा, प्लस का 5b आ जाएगा। अच्छा अगला बोलो, ये c और क्या हो जाएगा -c, c कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा 0, ये 0 + 0 0 हो जाएगा। सही है ना। तो ये हो गया कितना, -a + 5b = 2 है, यहाँ पे -a + 5b = 0 है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो तो सिर्फ a और b में रिलेशन है, तो फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, a और b आ जाएगा, है ना। तो फॉर a एंड b सॉल्व किसको, इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो कहाँ सॉल्व कर दें, नीचे ही कर देते हैं। यहीं पे देखो यहाँ पे क्या है, a + 5b है, यहाँ पे -a + 5b, तो क्या करना चाहिए, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो b आ जाएगा। तो ऐड कर रहे हैं फ्रॉम सेकेंड + 4, हम लोग सेकेंड + 4 करें, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, तो +5b और +5b कितना हो जाएगा, 10b हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10b = ठीक है ना। इधर क्या बचेगा, ये 2 है, 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू आ जाएगा 1/5, b का वैल्यू कितना आ गया 1/5। ठीक है ना। जरा चेक कर लेते हैं ये बात सही है कि नहीं है। अच्छा b का वैल्यू 1/5 आ रहा है, 1/5 हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे आएगा। देखो b का वैल्यू आया है, तो इसके नीचे जो टर्म है, इसके जो नीचे टर्म है उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको मन ही मन 0 पुट कर देंगे। जो तीसरा तरीका था ना उससे हम निकाल के देख रहे हैं क्या ये मैंने निकाला वो सही कि नहीं है। तो इसको b के जो डेनोमिनेटर वाला टर्म है इसको मन ही मन आप 0 पुट करो, कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। जो x का वैल्यू आएगा उसको आपको इस साइड रखना है, लेकिन वहाँ नहीं रखना है जहाँ से वो x का वैल्यू आया था। ठीक है। तो b यहाँ से x का वैल्यू कितना है 1 आया है, यहाँ पर रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से आया है, यानी कि x - 1 में नहीं रखेंगे, बाकी हर जगह रखेंगे कितना, x की जगह 1। तो यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कैंसिल होगा 1/5, यानी b का वैल्यू 1/5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास b का वैल्यू 1/5 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस b के वैल्यू को या तो 4 में रख दो या तो सेकंड में रख दो, तो आपको a मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ 4 में रख देता हूँ। ठीक है ना। तो पुट इन 4। अब हम लोग इसको इस b के वैल्यू को कहाँ पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हम लोग रख रहे हैं। तो -a + -a + 5b का मतलब 5 × b का मतलब कितना है 1/5 है, और = 0, तो ये कट जाएगा, यानी a = 1 आ गया। a का वैल्यू कितना है 1 आया। ठीक है ना। अब इस a के वैल्यू को हम लोग भी चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं आया है। देखो कैसे, तो a के पास जाएंगे, है ना, इसके डेनोमिनेटर वाले पार्ट को हम लोग मन ही मन 0 पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है, कितना आ रहा है -1। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से आया है। तो -1 रखो, तो यहाँ आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा ये -2 हो जाएगा। नीचे बोलो, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है, तो -2 हो जाएगा ये भी, और ये -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू में 1 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा 2 2 यानी 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी a का वैल्यू 1 आ रहा है। यहाँ भी देखो a का वैल्यू 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो a आ चुका है, b आ चुका है, a भी आ गया, a आ गया, b आ गया। अब इन दोनों के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, या तो 3 में रख दो, 1 होते किसी में रख दो, तो आ जाएगा आपका क्या c आ जाएगा। तो किस में रख दें, ऐसा करते हैं कि इसमें रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, a का वैल्यू रख रहे हैं, a का वैल्यू कितना 1 है। ठीक है ना। तो 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 × 1 प्लस b का वैल्यू कितना है, b का 1/5 है, तो 1/5 यानी b 2/5 हो जाएगा, और प्लस का c = 0। तो यहाँ से c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 5 × 10 12/5 है, 12/5
प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी सी की वैल्यू कितना है -12/5, सी का वैल्यू कितना है -12/5। देखते हैं क्या ये बात सही है, बोलो सी के जो नीचे वाला टर्म है इसको मनी 0 पुट करो, एक्स का वैल्यू कितना आएगा -3/2, एक्स का वैल्यू कितना आएगा -3/2, इसको मनी 0 पुट करो, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो -3/2 आएगा। अब इसमें रखेंगे लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से ये आया है, तो बताओ कितना आएगा, क्या रखेंगे -3/2, क्या रखेंगे -3/2, तो 2 इंटू -3/2 अपॉन में यहाँ भी रखेंगे -3/2 प्लस 1 हो गया, यहाँ भी रखेंगे -3/2 -1 हो गया, यहाँ पे तो रखना ही नहीं है। अच्छा यहाँ बोलो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 ऊपर बच जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यानी -1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आएगा -5/2, ठीक है ना। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर में माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और नीचे कितना रहा 5/4, तो 5 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो -12/5 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल ये सही आ रहा है। तो ये हम लोग ABC निकाल चुके हैं। अब अगर हम लोग ABC निकाल चुके तो अब क्या करें, अब हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन पे, हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ABC और सभी आ चुका है, ठीक है, ABC आ चुका है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन यानी क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है ना। जो हमने माना था पार्शियल फ्रैक्शन उसको हम लोग तोड़ देंगे क्वेश्चन को उसी फॉर्म में, ABC और ABC का वैल्यू रखते हुए। देखो कैसे, नाउ अब हम लोग चले जा रहे हैं क्वेश्चन पे। यहाँ देखो ये क्वेश्चन था हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, इसी का इंटीग्रेशन करना था हमें। और हम लोगों ने इसको क्या माना था, हम लोगों ने इसको माना था इस चीज़ को क्या माना था, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे ABC का वैल्यू रखते हुए हम लोग मान रखेंगे। तो A का वैल्यू बोलो, A का वैल्यू क्या था, A का वैल्यू 1 आया था, A का वैल्यू 1 आया था, ठीक है ना। तो 1 अपॉन x प्लस 1 है ना, हम लोगों ने वैल्यू मिटा दिया, और फिर प्लस में B का वैल्यू कितना आया था, B का वैल्यू 1/5 आया था, B का वैल्यू 1/5 आया था, B का वैल्यू 1/5, तो प्लस में 1/5 अपॉन x माइनस 1, और प्लस में C का वैल्यू कितना था, C का वैल्यू -12/5, तो माइनस आगे कर देते हैं, और 12/5 यहाँ रहेगा, 12/5 अपॉन में 2x प्लस 3, ठीक है ना, ये हो गया इंटू में dx। ये थोड़ा आप देख लेना, 1/5 आया था ना B का वैल्यू, यही आया था शायद, ठीक है ना, आप लोग देख लेना। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये बताओ ये किस फॉर्म में है, तो ये जितना भी है ना ये सभी ये 1/x के फॉर्म में है। कैसे पता चला, क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रेशन हुआ करता था इस तरह से, 1/x का जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, log x था प्लस c, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो x था वो क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होना चाहिए था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है, और ऊपर में क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो 1/5 बाहर आ जाएगा, नीचे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, 1/x के फॉर्म में है, और अगर ये 1/x के फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताओ आप लोग, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ये आया, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगले पे आते हैं, यहाँ बोलो ये प्लस का 1/5 जो है वो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, ये इज्जत से बाहर आ गया, और ये जो 1/x के फॉर्म में था तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log mod ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे -12/5 ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो -12/5 इंटू log mod ऑफ 2x प्लस 3, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, और यहाँ पे हमें डिवाइड करना भी पड़ेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2, तो ये जो 2 है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इस 2 से इसको काट सकते हो आप, 6 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का c, तो ये हो गया आपका आंसर, सही है। तो अब जरा देखते हैं कि बुक में इतना ही आंसर दिया है, फिर इसको और भी सॉल्व किया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर था, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर, -1/10 है ना, कुछ मिस्टेक हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 2x माइनस 3 था, ऊपर में क्या था 2x माइनस 3, चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तरीका बिल्कुल सही था, ठीक है ना। मैं आपको तीसरा का दूसरा फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन था समझो आप, उस हिसाब से ये जो मैंने ABC निकाला है बिल्कुल सही निकाला हुआ, मैंने क्वेश्चन में प्रिंट कर दिया था, यहाँ पे 2x माइनस 3 था, 2x माइनस 3 था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए उम्मीद आप लोग ये समझ गए होंगे कि इस तरह से हमें ABC निकालना था,
इस तरह से, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, है ना, एक्स वाले को एक साथ, कांस्टेंट टर्म को एक साथ, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था, चलो मैं अगले क्वेश्चन में दूसरा तरीका बताता हूँ। एक्चुअली में ये तीसरा का दूसरा ये क्वेश्चन नहीं था, ये कुछ अलग ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में, इसको मैं मिटा दूँ, आप लोग वीडियो पास होकर नोट कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, समझो, है ना। 2x - 3 था, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। तो आपको क्या करना था, ये बेसिक तरीका था, ये जो मैंने अभी लगाया ABC इस तरह से निकाला मैंने, ये बेसिक तरीका था, और इस तरीके से आप जाओगे तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला मेथड लगाएंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 3 मेथड मैंने बताया था, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी जो तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन आने वाला है उसको मैं सेकंड वाले मेथड से बनाऊंगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कंपैरिजन टू फर्स्ट वाले मेथड के। और एक और मेथड है थर्ड वाला, वो तो बिल्कुल ही आसान है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा अब हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो समझो कि एक्स्ट्रा था आपके लिए, ठीक है। चलो अब ये 2x - 3 अपॉन x² - 1, ठीक है, और इनटू में है, इनटू में 2x + 3। वैसे तो आप लोग ये बना लोगे, है ना, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि डेनोमिनेटर जितना फैक्टराइज हो सकता है उतना हमें फैक्टराइजेशन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे, ये तो आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहीं पे हो जाएगा यहाँ पे x + 1 इंटू x - 1 इंटू 2x + 3। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा और आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हो तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर है तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये प्रॉपर था, कैसे पता चला, नीचे डिग्री 3 ऊपर डिग्री 1 है, तो ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज़्यादा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लोग काम करते हैं, तो बताओ अब हम लोग क्या करेंगे। अब इसको मान लेते थे हम लोग, ठीक है ना, इस तरह से, लेट 2x - 3 अपॉन x + 1 इंटू x - 1 इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू, चूँकि ये डेनोमिनेटर में लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है तो क्या मान देते, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1 प्लस c अपॉन 2x + 3, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते थे, एलसीएम वगैरह लेते थे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते थे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, x + 1 इंटू x - 1 इंटू 2x + 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x - 1 इंटू 2x + 3 और फिर प्लस b इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 फिर प्लस c इंटू x + 1 इंटू x - 1, सही है ना। अच्छा अब इधर देखो, इधर तो ये रहेगा ही रहेगा, x + 1 इंटू x - 1 इंटू 2x + 3 और यहाँ पे क्या है 2x - 3 है, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ठीक है ना। अब जो बच गया वहाँ से ABC निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड मेथड में क्या करना होता था, देखो यहाँ पे तीन टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, ठीक है ना। तो इन तीनों टर्म से हम लोग क्या करेंगे, ABC निकालेंगे। देखो कैसे, इधर क्या बचा हुआ 2x - 3, तो पहले हम निकालना चाहते हैं a की वैल्यू। अगर हमें a की वैल्यू चाहिए है तो b वाले टर्म और c वाले टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। कैसे जीरो करेंगे, तो इसका जो कॉफिशिएंट है उसको जीरो बनाएंगे। कैसे जीरो बनाएंगे, दोनों को एक साथ। देखो अगर हमें a चाहिए है तो b वाला टर्म और c वाला टर्म दोनों को एक साथ जीरो करना पड़ेगा, और एक साथ जीरो करने के लिए इन दोनों में पहले हम कॉमन ढूंढेंगे। जो कॉमन रहेगा उसी को हम लोग जीरो पुट कर देंगे, तो वो दोनों टर्म एक साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप इन दोनों टर्म में कॉमन ढूंढो, क्या कॉमन है, तो x + 1 और x + 1 कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने x + 1 कॉमन देखा और उसको मैंने क्या पुट कर दिया, जीरो। तो हमने क्या पुट करा, x + 1 को हमने जीरो पुट करा, ठीक है। तो x = क्या आ जाएगा, x = -1 आएगा। तो जो भी x का वैल्यू आएगा आपको दोनों तरफ रख देना है, आपको दोनों तरफ रख देना है। रखो यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखो, तो कितना आ जाएगा, -2 और -3, तो -5 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या करो, x का जगह क्या रखोगे, -1, तो -1 - 1 -2 हो जाएगा, यानी a × -2 आ गया।
-1 रखो तो कितना हो जाएगा -2 और +3 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आएगा 5/2, a की वैल्यू कितना आएगा 5/2, तो a की वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम b निकालेंगे। तो b कैसे निकालेंगे, तो b वाला टर्म आपको चाहिए है तो आप a वाले टर्म और c वाले टर्म को एक साथ जीरो करोगे, और एक साथ जीरो करने का मतलब ये हुआ कि a और c में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। तो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे x-1 और x-1 ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम लोग जीरो पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो अगले स्टेप हम क्या पढ़े, पुट x-1 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 1। अब यहाँ से जो x का वैल्यू 1 आएगा उसको क्या करना है, आपको दोनों साइड रखना है, ठीक है ना। रखो आप दोनों साइड, तो यहाँ रखो x जगह 1, तो 2 - 3 -1 हो जाएगा = x जगह 1 यहाँ पर रखने का कोई फायदा नहीं है, तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ इस पर रख देते हैं। तो b इंटू x जगह क्या रखना है 1 रखना, तो 1 + 1 2 हो गया ये, फिर इंटू में 1 रखो तो 2 + 3 5 हो गया ये, तो कितना आ जाएगा 10b, यानी कि b का जो वैल्यू आएगा -1/10 आएगा, -1/10 आ जाएगा। देखो 5 to 10 है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो -1/10 आ गया, तो b का वैल्यू भी आ चुका है। देखो कितनी आसानी से आ रहा वैल्यू। अब c की वैल्यू चाहिए, तो अगर हमें c की वैल्यू चाहिए है तो हम लोग a और b को एक साथ जीरो करेंगे, एक साथ जीरो कर देंगे। देखो कैसे, तो किसको जीरो करेंगे, a और b को एक साथ, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 2x + 3 और 2x + 3 कॉमन है, तो इसी को हम लोग क्या पुट कर देंगे जीरो, पुट 2x + 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -3/2, x की वैल्यू कितना है -3/2। अब इस -3/2 को हम लोग दोनों साइड रखेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर रखते हैं, क्या रखेंगे -3/2, तो ये हो जाएगा 2 × -3/2, 2 × -3/2 और माइनस का 3 = इधर मैंने रख दिया, इधर भी रखेंगे। तो इधर a और b में रखने का कोई फायदा नहीं, तो जीरो हो जाएगा। c वाले में रखते हैं डायरेक्ट, तो c इंटू क्या रखेंगे -3/2 -1 सॉरी +1 होगा, है ना, x की जगह रखना था -3/2 और ये हो गया -1, सही है। बताओ ये कितना आएगा, ये कट जाएगा, -3 -3 -6 हो गया = यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -3 + 2 यानी -1/2 आ जाएगा, -1/2 इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा -5/2 ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 5c/4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ 24/c की वैल्यू कितना आएगा, c की वैल्यू -24/5 आया, -24/5 आया। अच्छा अब क्या करेंगे, तो ABC इन तीनों का वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना, ABC इन तीनों का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसे जो काम किए थे इससे पहले वाले में क्या कि अब इन तीनों का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे कि ABC का वैल्यू सही आया कि नहीं आया है। तो देखो a का वैल्यू चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, a के नीचे वाले टर्म को क्या करना चाहिए, मनी मन जीरो पुट करो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू x + 1 का जीरो पुट करो, कितना आएगा -1 आएगा। -1 इसको इधर रखना है, लेकिन वहाँ नहीं रखना जहाँ से आया है, ठीक है ना। रख के देखो आप, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू क्या रखेंगे -1, यहाँ रखो -1, तो क्या आ जाएगा ये -2 और -3, तो -5 आ गया। अपॉन में क्या रखेंगे -1, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है, तो -1 तो माइनस का 2 हो गया, यहाँ रखो -1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये कटेगा 5/2 आ रहा है। तो देखो a का वैल्यू 5/2 आ रहा है, सही है ना। तो जैसे मान लो b का वैल्यू चाहिए आपको, तो x - 1 इसको मनी मन जीरो पुट करो, x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 आपको इसमें रखना है, लेकिन वहाँ नहीं रखना जहाँ से आया है, ठीक है ना। तो 1 रखो x जगह, तो 1 रखते हैं, 2 - 3 क्या हो गया -1 हो गया। अपॉन में 1 रखना है यहाँ पे, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे रखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो -1/10 आ जाएगा, ठीक है। देखो b का वैल्यू -1/10 आया है। उसी तरह से आप c का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये था आपका सेकंड वाला मेथड, जिससे ABC आप निकाले। देखो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ ABC का वैल्यू निकालने में होता है, बाकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ठीक है। देखो आपको इसके बाद इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। किस तरह से, ऐसा कि ये जो आपके पास क्वेश्चन था नाउ, अब आप जाओगे क्वेश्चन पे इस तरह से, क्या था हमारे पास क्वेश्चन 2x - 3 अपॉन x + 1 इंटू x - 1 इंटू 2x + 3, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना था, तो हमने इसको क्या क्या तोड़ा था, a अपॉन इसी चीज़ को हमने ये चीज़ को इसको तोड़ा था इस तरह से। तो a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था 5/2, तो ऊपर में आ जाएगा 5/2 अपॉन x + 1 फिर +1। b का वैल्यू क्या था -1/10, तो यहाँ माइनस को आगे कर देते हैं, -1/10 अपॉन x - 1 फिर प्लस। अब c का वैल्यू -24/5 है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 24/5 अपॉन
2x+3 इसका होल dx। अब देखो तीनों का इंटीग्रेशन आसान है, 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x के फॉर्म में तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod ऑफ x+1 और यहाँ पे आ जाएगा -1/10 बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा log mod ऑफ x-1 और यहाँ पे -24/5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा log mod ऑफ 2x+3। लेकिन यहाँ पे आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 2 से, तो ये 2 यहाँ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो फिलहाल यही आंसर आ रहा है आपके बुक में, तो ये क्वेश्चन मैंने सही लिया था इसलिए आंसर सही मैच किया है। अब देखो, अब आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो आप कैसे करते हैं, आप इसको डायरेक्ट, इस चीज़ को डायरेक्ट ये लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट ABC का वैल्यू लिखते हुए, कैसे, जो भी आपको मैंने बताया तरीका, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो था यही मेथड आप यूज करोगे, ठीक है ना। इस मेथड को आप यूज करोगे जब क्या हो, डेनोमिनेटर लीनियर फैक्टर हो, ठीक है ना, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हो, तो आप ये यूज करना, इस मेथड को बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो पहला वाला मेथड था बेसिक मेथड, वो आपको हर जगह काम करेगा, जहाँ पे ये सब वर्क नहीं करेगा वहाँ पर वही काम देगा, ठीक है। तो आपको तीनों आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। तो आज आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है ना, लेकिन कोई नहीं, आपको तो सीखने से मतलब है ना। आप तीनों मेथड सीखो। फर्स्ट वाला जो मेथड था वो बिल्कुल बेसिक मेथड है, जो कि आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह ये जो सेकंड तरीका है ये हर जगह काम तो करेगा नहीं, है ना। हाँ, लेकिन ये कि मैक्सिमम जगह वर्क कर जाता है जब लीनियर फैक्टर हो तो आपको फर्स्ट वाला मेथड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। और जो थर्ड वाला मेथड है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके, और जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे होते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने 4-5 लाइन सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग उस मेथड को लगा सकते हैं। तो जो थर्ड वाला मेथड है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी तीनों का तीनों मेथड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो कैसे, अभी मैं जो तीसरा वाला मेथड नहीं है, जो उसमें हम लोग डायरेक्ट हम लोग ABC निकालते हैं, उसका भी हम लोग यूज करेंगे। कोई जो बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें 3-4 लाइन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे डायरेक्ट। देखना, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में, है ना। 4 का फर्स्ट, तो 4 का फर्स्ट तो आसान है ना, जो 3 का सेकंड था वैसा ही है। 4 का सेकंड भी आसान है। 5 का फर्स्ट करते हैं, 5 का फर्स्ट। देखो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 का फर्स्ट, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग ये सोचेंगे 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन, यानी क्वेश्चन सही है, इंटू में cos x। देखो पहली बात तो ये, यहाँ पे आप देखोगे सर डेनोमिनेटर तो फैक्टर का फॉर्म में है, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग तब लगाते हैं जब ये पॉलिनोमियल हो, यानी कि अलजेब्राइक वगैरह पॉलिनोमियल होता है तभी। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो यहाँ पे पहले इसको हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ऊपर में क्या दिया हुआ cos x और नीचे हर जगह क्या दिख रहा है sin x, तो ये इन्वाइट कर रहा है, क्या इन्वाइट कर रहा है कि आप sin x को टी पुट कीजिए, सही ना। अरे ऊपर में क्या है cos x है और नीचे हर जगह क्या दिख रहा है sin, तो ये sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, इसलिए हमें ये पुट करना चाहिए, किसको, sin x को पहले पुट कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले पुट कर देंगे, किसको, sin x को पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, t। अच्छा, पुट करने के बाद क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बोलो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x और t का dt बाई dx, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यहाँ से dx का वैल्यू निकालते थे, dx का वैल्यू क्या आएगा, dt बाई cos x, और फिर क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे। कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। बोलो cos x को हमने पुट किया था, नहीं, ये एज इट इज रहेगा, यानी कि ये रहेगा cos x अपॉन में ये 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन एक्स को टी पुट किया था। ये हो जाएगा 2 प्लस टी हो जाएगा, और dx की वैल्यू dt अपॉन cos x, तो dt अपॉन ये आ जाएगा cos x, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा, तो जो बच गया है वो क्या है, ये अब आ गया क्या, रैशनल फ्रैक्शन आ गया, है ना। dt अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए अब हम लोग अलग से कुछ मानेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ देंगे। देखो ऑलरेडी हमने इतना लाइन सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। देखो कैसे, ये 1 प्लस टी को हमने यहाँ पे लिखा
और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + t लिखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट a और b का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। आप सोचो कैसे निकालेंगे a b का वैल्यू, अभी भी मैंने बताया था आपको, बीच में साइन छोड़ दिए, प्लस आया कि माइनस आ गया हमको पता नहीं है। 1 + t को मन ही मन आप 0 पुट करो, t का वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा, तो -1 यहाँ पे रखना है, लेकिन वहाँ नहीं रखना जहाँ से ये आया है। तो बताओ t का वैल्यू -1 यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर में तो 1 है, तो 1 अपॉन, या t का वैल्यू -1 यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रखना, यहीं से तो आया था ये, यहाँ पे रखेंगे -1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1/1 1 होगा। अच्छा इस पे निकालते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, तो 2 + t को मन ही मन आप 0 पुट करो, तो t का वैल्यू -2 आएगा, तो -2 यहाँ पे रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से ये आया था, मतलब यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में है 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन में, बोलो t की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे -2 आया था तो -2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यानी कि बीच में क्या आ जाएगा -1 आ रहा, तो 1 यहाँ लिख देंगे, अब माइनस को आगे लिख दिए। क्लियर है। अब आप देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं 1/x के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, x का मतलब 1 + t और माइनस log mod of 2 + t और प्लस का c, और चूंकि हम लोग t के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो कि ज़रूरत नहीं है, चूंकि t का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों में क्या है, t का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इंटीग्रेशन तो कर दिया, लेकिन क्या आंसर को हम लोग t में छोड़ सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पे हमें t का वैल्यू रखना पड़ेगा। t का वैल्यू क्या था, sin x था, तो t का वैल्यू sin x रख देंगे, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग, हाँ क्या रखेंगे, log mod of 1 + sin x माइनस log mod of 2 + sin x, ठीक है ना, प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log a - log b का, तो क्या बन जाएगा log a/b, तो ये हो जाएगा log a का मतलब 1 + sin x और अपॉन में b का मतलब 2 + sin x, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या किया मैंने, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया। तो आप देखो अब जब हमने ये मेथड लगाया तो देखो इतना छोटा में बन गया ये, ठीक है ना, और सही है, 4-5 लाइन है भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पे अभी हम लोग पहले इसको मानते a/1 + t, फिर b/2 + t, फिर वहाँ से abc का वैल्यू निकालते, ab का वैल्यू निकालते और फिर सब्स्टिट्यूट करते, फिर इंटीग्रेट करते, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आपने देखा मेथड थर्ड का यूज करके हमने तुरंत इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। ये एक्चुअली में पार्शियल फ्रैक्शन ही है जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट किया है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। देखो पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी ए और बी सी का वैल्यू निकालने में। मेन काम यही है ए बी सी का वैल्यू निकालना। अगर ए बी सी का वैल्यू आपका सही आ गया तो इंटीग्रेट तो आप कर ही लोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ए बी सी का वैल्यू निकालने में। तो हम लोग बेसिकली हम लोग फाइट कर रहे हैं किसके लिए, ए बी सी के लिए। बाकी इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5 का फर्स्ट था, 5 के सेकंड नंबर में। 5 के सेकंड नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, नीचे साइन वाला टर्म है, ऊपर कॉस है, तो मतलब वो फिर से इनवाइट कर रहा है कि आप साइन एक्स को पुट कीजिए टी। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 का थर्ड नंबर उसको देख लेते हैं। 5 का थर्ड नंबर इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x + 1 अपॉन x इंटू 1 + x e⁻x 1 + x e⁻x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये जो e⁻x है, ये वाला जो टर्म है, ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों, ये एक्सपोनेंशियल बीच में आ गया। अगर ये एक्सपोनेंशियल नहीं होता तो ये क्या होता, पॉलीनोमियल के फॉर्म में होता, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते। लेकिन यहाँ पे e⁻x वाला ये टर्म ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसी को पुट कर देते हैं t, है ना। इसी को हम लोग क्या पुट कर देते हैं t, तो x इंटू e⁻x = t कर दिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले को छोड़ देंगे, यानी u इंटू v लगेगा, तो पहले वाले टर्म को छोड़ दिए, सेकंड वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन इतना ही रहेगा, फिर प्लस सेकंड वाले टर्म को छोड़ेंगे और पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx, और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे e⁻x कॉमन हमें दिख गया तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x + 1 = dt/dx, ठीक है ना। ऐसा आ गया। अब हम लोग dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dx = आ जाएगा dt/e⁻x इंटू x + 1। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, इंटीग्रेशन ऑफ
क्या हमने x प्लस 1 को पुट किया था? नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। क्या हमने x को पुट किया था? बिल्कुल नहीं, ये भी एज इट इज़ रहेगा। 1 प्लस भी एज इट इज़ रहेगा। इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे? t, चूँकि हमने इसको t पुट किया था। और dx का वैल्यू आया हुआ है क्या? ये वाला। तो dt अपॉन e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1, हमने dx का वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से क्या देखते हैं? x प्लस 1 और x प्लस 1 गायब हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि ये कंप्लीट t में आना चाहिए था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते x इंटू ई टू द पावर x इंटू 1 प्लस टी, ये आना चाहिए था कंप्लीट t में। क्योंकि dt आ गया है तो कंप्लीट t में आना चाहिए था। अभी भी x वाला टर्म बच गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? वापस t में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो जब भी कुछ x वाला टर्म बच जाए पुट करने के बाद, तो आप कहाँ चले जाओ? जहाँ पुट किए थे वहाँ चले जाओ। वहाँ से आप देखो कि x इंटू ई टू पावर x का वैल्यू क्या है? t है, तो इसका जगह क्या रख देंगे? t रख देंगे। तो हम लोग इसके जगह क्या रखेंगे? t। तो यहाँ हम लोग रखेंगे dt अपॉन t इंटू 1 प्लस टी, ठीक है। अब आप देखो डेनोमिनेटर क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। ऊपर में t के पावर 0, नीचे t के पावर 2 है, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या मानोगे? a अपॉन टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी मानोगे, फिर a b का वैल्यू निकालोगे, फिर रखोगे। तो इससे बेहतर है, चूंकि इतना लाइन हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। कैसे? वो देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी डायरेक्ट किए थे, इसमें फिर से डायरेक्ट करके दिखा देते हैं आपको। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में कौन कौन सा फैक्टर है? एक t है, एक 1 प्लस टी है, तो दोनों को सेपरेट इस तरह से लिख दो, एक को t और एक को 1 प्लस टी और इसका होल dt, ठीक है ना। अब देखो इसके नीचे क्या नंबर, इसके ऊपर में क्या नंबर आएगा, इसको हम देखना चाहते हैं। तो ये जो t है, इस नीचे वाले पार्ट को मन ही मन 0 पुट करो, तो t के वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब इस t के वैल्यू को 0 को इसमें रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से ये आया था। इसका मतलब इस t के जगह नहीं रखेंगे। तो यहाँ ऊपर में क्या है? 1 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो इसके नीचे वाले पार्ट यानी इसको पुट करेंगे हम लोग क्या? मन ही मन 0, तो t के वैल्यू कितना है? -1 यहाँ पे रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से आया था। तो ऊपर में क्या है? 1 है, 1 अपॉन क्या रखना था? -1 रखना था, तो 1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा? -1। तो माइनस को आगे कर दिए और ये 1 यहाँ पे आ गया। देखो है ना, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। आप अगर चेक करना चाहो सही है या नहीं है, तो आप क्या करो? इसको सॉल्व करो, इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस का c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन हम लोग आंसर t में छोड़ नहीं सकते, तो एक t के वैल्यू रखना पड़ेगा। तो बोलो t के वैल्यू क्या आ जाएगा? t के वैल्यू तो x इंटू ई टू द पावर x और फिर माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स और प्लस का c। तो ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी ये पार्ट लॉग ए बाई बी हो जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लॉग मॉड ऑफ, ये ऊपर आएगा एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस में c। आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 5 का तीसरा नंबर था, ठीक है ना, 5 का तीसरा था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं 5 का 4 नंबर। तो 5 का 4 नंबर बहुत ही आसान है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो 5 का जो 4 नंबर है, आप लोग देखते ही बता दोगे कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। देखो ऊपर में क्या लिखा है? ऊपर में लिखा है साइन एक्स, ठीक है ना। अब जब ऊपर में साइन एक्स आ चुका है, तो आपको ये दिमाग में आ गया होगा कि नीचे आपको क्या दिखेगा? ऊपर में साइन एक्स है तो नीचे क्या दिखेगा? हर जगह कॉस दिखेगा, है कि नहीं। 1 माइनस कॉस एक्स, 2 माइनस कॉस एक्स। तो क्वेश्चन लिखने से पहले हमें पता चल गया कि नीचे कॉस एक्स होगा, क्योंकि ऊपर में साइन एक्स है ना, तो नीचे कॉस एक्स होना ही होना है, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंस है साइन एक्स होता है। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो कि आप क्या पुट करना चाहिए? कॉस एक्स को टी पुट कर देना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हमने बनाया था। उम्मीद है आप लोग बना लोगे। तो ये 5 का 4 नंबर था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते ही आप बता दोगे क्या करना चाहिए, देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग सोचना, देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर में सेक स्क्वाड एक्स। अब जैसे ही ऊपर सेक स्क्वाड एक्स आया, आपके दिमाग में ख्याल आने लगा, अच्छा किसका डिफरेंस सेक स्क्वाड एक्स होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा tan x का डिफरेंस सेक स्क्वाड एक्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर नीचे में tan वाला पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आप देख लो 2 प्लस tan x लिखा हुआ है, 2 प्लस tan x इंटू 3 प्लस tan x, 3 प्लस tan x, है ना। तो ये बिल्कुल सेट करके देता है क्वेश्चन। ऊपर में क्या है? सेक स्क्वाड एक्स है और नीचे क्या है? हर जगह tan है। तो आपको समझ में आ गया कि tan को पुट करना है, क्यों? क्योंकि tan x का ही डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वाड एक्स। तो पुट किसको करना है? tan x को, tan x को t पुट करना है। अब ऐसा नहीं पुट करते ही क्वेश्चन बन जाएगा, पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? पॉलीनोमियल के फॉर्म में आ जाएगा, t के फॉर्म में आ जाएगा, फिर वहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, इस तरह से जो मैंने डायरेक्ट लगाया था। क्लियर है?
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके, तो आपको पहले ही आइडिया मिल जाता है कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में क्या देखेंगे कि बेसिकली ए बी सी के लिए हम लोग फाइट करेंगे। जो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है ना ए बी सी, उसको निकालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक। और ख़ास करके मेरा कैलकुलेशन तो बहुत ही गंदा है, आप लोग देख ही चुके हो। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 का जो फर्स्ट नंबर है, 7 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और चारों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बताऊंगा, आपसे सभी बन जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना फिर। x इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 ऐसा ये क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन है, 7 नंबर में 4 क्वेश्चन है, चारों इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो सुनना। यहाँ पे x है, यहाँ पे x पावर 4 है, कहीं पे x पावर 3 है, इस तरह से है, और यहाँ पे कहीं +1 है, कहीं -1 है, कहीं पे +2 हो सकता है, -2 ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में कोई कुछ भी नहीं है, ऊपर में कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि ये आप सोचो पहले, ये चीज़ें पहले से सोच के रखो कि बताओ कि 1/x² का किसी ने डिफरेंशिएशन पूछा तो कितना आएगा। तो पहले आप इसको क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में ले जाओगे, ठीक है ना, इसको ऊपर ले गए। अब इसको आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो -2 बाहर आ जाएगा, x के पावर n-1, तो ये हो गया, ऐसा हो जाएगा। यानी ये दे देगा आपको -2 इंटू x पावर -3, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये नोटिस करा कि अगर 1/x² का डिफरेंशिएशन करना है, तो जो यहाँ पे पावर है माइनस में उसको लिख दो ऊपर, और नीचे में एक पावर बढ़ा दो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसे मान लो कि 1/x³ है, तो 1/x³ का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, जो पावर है उसको माइनस में ऊपर लिख देंगे और नीचे पावर में एक बढ़ा देंगे, इस तरह से। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर यकीन नहीं तो आप करके देख लेना। जैसे 1/x⁴ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -4/x⁵ आएगा, ठीक है। जैसे -1/x⁵ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -5/x⁶ आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 में x के पावर में रहता है, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे एक ज़्यादा पावर आता है नीचे में। क्लियर है। अब आप देखना, यहाँ से x के पावर 5 को हम कॉमन निकालेंगे, इस ब्रैकेट वाले टर्म से x के पावर 5 को बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे, जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला, ऊपर बाहर में क्या बन जाएगा, x⁶ बन जाएगा। कैसे, क्योंकि x के पावर 1 पहले से है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो x⁶ हो गया। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो x⁵ था ही नहीं, तो आपने कॉमन कैसे ले लिया, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 1/x⁵। अब आपको ये जाना पहचाना आदमी दिखा कि अच्छा 1/x⁵ को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं नीचे में x⁶ आएगा। देखो ये अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले टर्म को हमें पुट करना चाहिए t, क्योंकि 1 जो है वो तो डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया क्या पुट करना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखा हुआ है इसको पुट करना चाहिए t, क्योंकि हम पहले से ये जानते हैं कि 1/x⁵ का डिफरेंशिएशन होगा -5/x⁶। तो -5 तक कांस्टेंट है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x⁶ आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -5/x⁶ dt/dx। क्या किया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस को इधर रख देंगे dt, और यहाँ देखो x⁶ डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं -x⁶/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने dx का वैल्यू निकाल लिया, अब क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाली लाइन पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमने dx का मान निकाला है, बिल्कुल ये देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे -x⁶, और वो जो 1/5 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, अपॉन में इंटू में dt भी था, इंटू में dt, नीचे बोलो ये x⁶ एज इट इज रहेगा, इसको हमने t पुट किया था, तो इसका जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब आप देखो तो x⁶ कैंसिल हो गया, माइनस को बाहर कर देंगे, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, तो -1/5 इंटू लॉग मॉड ऑफ t और प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन t का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, तो t का वैल्यू क्या था, तो t का जो वैल्यू था वो हम लोग रख देंगे, तो t का वैल्यू क्या था, 1/x⁵ और प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी ऐसे कर सकते हो, इस तरह से एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। आप लोग ये याद रखना, ये सब चीज़ें अगर याद रखोगे तो आपको डिफरेंशिएशन करने में बहुत ही आसानी होगा,
देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/5, यहाँ पे आएगा लॉग, एलसीएम आ जाएगा x⁵ और यहाँ पे आ जाएगा x⁵ + 1 और प्लस का c आ गया, सही है ना। अच्छा, अब आप चाहो तो इस आगे वाले माइनस को गायब कर सकते हो। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो आप ये प्रॉपर्टी सोचो, log x⁴n तो क्या होता था, n × log x होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर log के साथ कुछ मल्टीप्लाई में तो ये पावर में भी जा सकता है, उल्टा भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे ये समझो कि ये जो -1 है ये उसके पावर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे x के पावर अगर -1 होता तो आप इसको 1/x लिखते हो, जैसे मान लो x/y के पावर अगर -1 हो तो आप क्या लिखोगे, y/x लिख दोगे, y/x का पावर 1 लिख दोगे, है ना, या फिर 1 पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप चीज़ों को पलट देते हो। तो यहाँ भी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/5 इस -1 को पावर में डाल दिए तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, x⁵ अपॉन x⁵ + 1 हो जाएगा और प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो गया, सही है ना। तो ये माइनस को गायब करने का तरीका था। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, ऑप्शन ये में ना हो, अगर ये ऑप्शन ना हो, अगर ये ऑप्शन है तो ये इस पर लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो अभी हम लोग कहाँ आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 का जो 4 क्वेश्चन है सब में एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं, किसमें, क्वेश्चन नंबर 8 पे। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ना, कि ये आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि कभी भी आपको अगर e⁴x का क्वेश्चन हो और ऊपर में यानी कि नोमिनेटर में e⁴x ना हो और नीचे में सिर्फ एक ही e⁴x हो, तो ऐसे केस में आप e⁴x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, एक पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड और एक मैंने जो बताया था पहले, ये क्या है, dx अपॉन e⁴x - 1, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था कि अगर ऊपर में e⁴x ना हो, नीचे में e⁴x हो और सिर्फ एक ही e⁴x हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ऊपर नीचे e⁴x से डिवाइड कर दो तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। और आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, e⁴x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो भी बन जाएगा। तो मैं आपके लिए दोनों बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जो पहला वाला मेथड है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, e⁴x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या है, ऊपर में 1 है, तो 1 में डिवाइड करेंगे e⁴x से तो क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा। अरे 1 में डिवाइड करेंगे e⁴x को तो e⁻x हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे e⁻x हो गया। e⁴x में e⁴x से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 में डिवाइड किए e⁴x से तो e⁻x हो गया इंटू dx, ठीक है। अब अगर आप लोग मन ही मन डिफ्रेंशिएट करो नीचे वाले को तो ऊपर वाला मिलेगा, करके देखो, 1 का डिफरेंसन 0, माइनस माइनस ही रहेगा, e⁴x का डिफरेंसन इतना ही होता है, फिर -x का डिफरेंसन -1 तो ये प्लस हो जाएगा, देखो ऊपर में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए क्या है, ये f(x) है और ये कौन है, f'(x). तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला, ये इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे हो f(x) ऊपर हो f'(x), तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ f(x) + c, ऐसा बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे आप बता सकते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod ऑफ 1 - e⁻x + c, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहा तो कैसे बनाओगे, तो आपको पुट करके बनाना है, 1 - e⁻x को पुट करना है t, फिर डिफ्रेंशिएट करना, फिर सब्स्टिट्यूट करना, फिर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 - e⁻x को 1/e⁴x लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा e⁴x, यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁴x - 1 और प्लस का c, फिर इसको हम लोग log a - log b भी लिख सकते हैं, ये log a/b के फॉर्म में है तो log a - log b भी लिख सकते हैं। तो log a का मतलब e⁴x - 1 - log b यानी e⁴x + c। अब ये जो पावर में e⁴x है, इस पावर को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा log e⁴x - 1 माइनस क्या हो जाएगा x इंटू log e हो जाएगा और प्लस का c, और log e का वैल्यू क्या होता है 1, क्यों, क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो log के बेस में e होता है, इसलिए log e का वैल्यू 1 होता है। आप लोग ऐसा नहीं केमिस्ट्री में log e का वैल्यू 1 कर देना, केमिस्ट्री में log का जो बेस है तो वो वहाँ पर 10 लिया जाता है, या फिर सर बता देते हैं कितना लेना है। तो यहाँ पे x हो गया और log e का वैल्यू 1 हो गया और प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ये कंप्लीट आंसर आया। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, तो आप इतना क्यों बताएं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया इसका पूरा आंसर। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूँ।
जो कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। तो इसमें हमने क्या किया, e टू द पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड करके बनाया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, तो जब मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। कैसे वो देखना, देखो सेकंड मेथड। तो क्वेश्चन तो यही है, आप इसमें ऊपर नीचे e टू पावर x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस 1, ये आ जाएगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x को पुट कर देंगे, पुट e टू द पावर x को हम लोग क्या पुट कर देंगे, t, ठीक है ना। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इतना आ जाएगा dt बाई dx, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर ले, सॉरी dx का वैल्यू निकाल लेंगे, dx का वैल्यू dt अपॉन e टू द पावर x। आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, नाउ जहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाला लाइन पे, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाले e टू द पावर x को क्या लिखेंगे, इसको हम t लिख सकते हैं, तो t लिख देते हैं। नीचे भी e टू पावर x क्या लिखेंगे, t इंटू क्या हो जाएगा t प्लस 1, और फिर dx का वैल्यू dt अपॉन e टू द पावर x। अब देखो ये x के टर्म में आ गया, वापस इसको t में लाएंगे, तो e टू पावर x को हमने क्या माना था, t, तो यहाँ रख देते हैं t अपॉन t इंटू t प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन टी हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है, 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी। अब आप बोलोगे हाँ यहाँ तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप इस तरह से मानोगे a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, तो इतना मानने की जरूरत नहीं है, एक तो हम लोग इतना काम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। कैसे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे t, यहाँ पे क्या लिखोगे t प्लस 1, फिर आपको उसी तरह सोचना है जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कोई नंबर लिखना है, कैसे लिखोगे, उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको मनी मन जीरो पुट करो, क्या आएगा वैल्यू, टी का वैल्यू 0 आपको यहाँ पे रखना है, लेकिन वहाँ नहीं रखना जहाँ से ये आया है, यानी 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे रखेंगे 1। फिर यहाँ बोलो टी का वैल्यू क्या आएगा, -1, तो यहाँ -1 रखेंगे तो 1 अपॉन -1 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो माइनस यहाँ आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं रखना था क्योंकि यहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इसका इंडेशन कर देंगे तो क्या आएगा इसका इंडेशन, log mod ऑफ t माइनस log mod ऑफ t प्लस 1 और प्लस का c, ये आ गया। अच्छा अब t का वैल्यू क्या रखेंगे, e टू द पावर x, t का वैल्यू रखना पड़ेगा ना, तो t का वैल्यू जैसे ही रखेंगे क्या आ जाएगा, log mod ऑफ e टू द पावर x माइनस log mod ऑफ t प्लस 1 है, t प्लस 1 और प्लस का c। कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा है, टी का वैल्यू 0 था तो 0 के 1 आया, ठीक है, टी इंटू टी प्लस 1, सही है ना। इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है जी। कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये 8 का था, 8 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, -x log ये वाला, यानी ये आंसर सही आ रहा है, यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, ऐसा क्यों, हमने एक बार एक से मल्टीप्लाई किया, e टू पावर x प्लस 1 था, अच्छा हमने गलती किया, e टू पावर x माइनस 1 है यहाँ पे, e टू द पावर x माइनस 1, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, e टू पावर x माइनस 1 है, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, t माइनस 1 आएगा, t माइनस 1 आएगा, t माइनस 1, हमने मिस्टेक किया था क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे क्या था, t माइनस 1 था, t माइनस 1, सही है। अब देखो यहाँ भी आ जाएगा t माइनस 1, तो फ़र्क कहाँ पड़ेगा, फ़र्क तब पड़ेगा जब यहाँ पर t का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 0 माइनस 1, तो -1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, ठीक है ना, अब सही जा रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, क्लियर है। अच्छा तो ये माइनस में आया, ये आया प्लस में, वो हमारी मिस्टेक थी, यहाँ पे हमने t प्लस 1 लिख दिया था। चलिए फिलहाल तो यहाँ पे ये x हम लोग, ये x कूद कर बाहर आ जाएगा, तो -x इंटू लॉग ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लॉग e टू द पावर x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का c, यहाँ भी e टू द पावर x था, e टू द पावर x था, ठीक है ना, इस तरह से प्लस 1 नहीं है, -1 था, e टू द पावर x -1 है ना, -1, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी log e का वैल्यू 1 हो गया, तो -x प्लस log mod ऑफ e टू द पावर x -1 प्लस ये इसका आंसर हो गया। अब आप देखो आंसर सेम आ रहा है ना, तो आप चाहो तो डिवाइड करके बना सकते हो, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, जो मर्जी आए बना सकते हो, क्योंकि अब आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। क्योंकि आप लोग ये पूछोगे सर उस टाइम आप ये मेथड क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि आप उस समय पार्शियल फ्रैक्शन नहीं जानते थे, ठीक है ना, इसलिए। तो ये हमारा 8 का फर्स्ट है, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 मेथड बताया, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर, तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि हम लोग बनाते कैसे हैं, है ना। जब भी नीचे में e टू द पावर x वाला क्वेश्चन हो और वो एक ही e टू द पावर x हो, तो आप e टू द पावर x से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, दोनों केस में बन जाता है। हाँ ऊपर में e टू द पावर x नहीं होना चाहिए, तब अगर ऊपर में है तो उसका कुछ और तरीका है,
आने वाले टाइम में उसको भी देखा जाएगा। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन में कर रहे थे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 में देखना, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड आई इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी ये क्वेश्चन इनवाइट कर रहा है आपको, किसके लिए, कि आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करो। कैसे पता चला हमको, देखो ये ऊपर में क्या है, ऊपर में है x। अब आप सोचोगे x किसका डिफरेंशिएशन में आता है, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में x आता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2 से हमें कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है, x तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x होता है। नीचे में देखो दोनों जगह एक्स स्क्वायर है, आपका ध्यान ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, उससे में कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें मेरा ध्यान एक्स स्क्वायर पे है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और ऊपर में x अवेलेबल है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर को पुट करना चाहिए। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। पुट करने के बाद क्या करते थे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, फिर dx का वैल्यू निकालते थे कितना, dt बाई 2x, dt बाई 2x। फिर क्या करते थे, नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। इंटीग्रेशन ऑफ x को हमने पुट नहीं किया था, ये एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया था, ये t प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर dx का वैल्यू रखेंगे कितना, dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x, सही है। तो यहाँ पे ये जो x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन यानी कि dt अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये कोई नंबर है समझो, a 1 2 3 4 इस तरह से, तो इस पर हमें मेनली ध्यान नहीं देना, हमें तो टी पे ध्यान देना है। तो ये भी क्या है, लीनियर फैक्टर है, ये भी क्या लीनियर फैक्टर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, ऊपर में टी का पावर 0 है, नीचे टी का पावर 2 आ रहा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में भी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। और चूंकि हम लोग इतना काम पहले ही कर चुके हैं तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचोगे डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो कई बार लगा चुके हैं। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टी प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर लिख देंगे, टी प्लस बी स्क्वायर, सही है ऐसा। अच्छा अब यहाँ ब्रैकेट घेर देंगे, यहाँ पे dt लिख देंगे, और क्या। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे, तो कौन सा नंबर लिखेंगे, वो नंबर कैसे डिसाइड होगा, तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है इसको आप क्या करो, मन ही मन 0 पुट करो, यहाँ से t का वैल्यू निकालो। तो t प्लस ए स्क्वायर को मन ही मन 0 पुट किए तो t का वैल्यू आ रहा है माइनस ए स्क्वायर, t का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर। अब इस t के वैल्यू को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से ये आया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे नहीं रखना, बाकी हर जगह क्या रखना है, t की जगह क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो आप रखो, ऊपर में क्या है 1 है, तो ऊपर में क्या है 1, यानी 1 अपॉन टी की जगह क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो आप ये जो आ रहा है वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इतना ही आएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जो आया हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ सोचो टी प्लस बी स्क्वायर है, टी प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ में मनी मन टी का वैल्यू 0 पुट करो, क्या रहा है, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से ये आया है, मतलब यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है ना। तो बीच में क्या डाल देते हैं, प्लस डाल देते हैं, सही है। अच्छा अब इसमें क्या देखते हैं कि ये दोनों पार्ट कॉमन जा सकता है, ये दोनों पार्ट कॉमन जा सकता है। ये देखो माइनस में ए स्क्वायर है, ये माइनस में बी स्क्वायर है, तो किसी एक में से माइनस कॉमन ले तो अरेंज हो सकता है, तो क्यों नहीं इससे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वाले पार्ट में से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो इसका थोबड़ा कैसा बन जाएगा, तो इसका थोबड़ा जो बनेगा वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो कैसा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, इसको तो हम अरेंज कर देते हैं इस तरह से, टी प्लस बी स्क्वायर सॉरी टी प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा इसको क्या करें, इसको माइनस में लिख दे, क्या इसको माइनस में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो माइनस उसमें क्या लिखेंगे, माइनस अगर यहाँ पे कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। इतना तो आप लोग समझते होंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर माइनस में था तो वो देखो प्लस में हो गया, और बी स्क्वायर प्लस में था देखो माइनस में हो गया। अब जैसे ही इस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले टर्म को सिर्फ मैं अरेंज कर रहा हूँ, देखो ये ए स्क्वायर प्लस में है
तो 1/a² प्लस वाले को आगे लिख दिए और माइनस वाले को पीछे लिख दिए, और यहाँ पे क्या था t+b² था। उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इनटू में dt है, सही है। अब देखो ऊपर में कॉमन है, ऊपर में कॉमन क्या जा रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन जा रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने बाहर निकाला तो बाहर में क्या आ जाएगा 1/a² - b², ये आ जाएगा, सही है ना। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, -1/t+a², और यहाँ क्या बच जाएगा 1/t+b², और इसका होल dt बच जाएगा, होल dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करो तो ये तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर रहेगा। यहाँ बताओ ये 1/t जैसा है और लेकिन माइनस में, तो -log t+a² हो जाएगा, और t के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो कि ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा log t+b², और इसका होल dt, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि log a माइनस log b लगेगा प्रॉपर्टी, देखो कैसे, ये log a माइनस log b, ठीक है। तो a ऊपर रहेगा, b नीचे आ जाएगा, log a/b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/a² - b², यहाँ पे log a/b, तो a इसको मानना पड़ेगा चूंकि प्लस में ये है, log a माइनस log b, तो a ऊपर रहेगा यानी t+b² ऊपर रहेगा और t+a² नीचे आ जाएगा प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे dt नहीं होगा चूंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ प्लस में c लिखना चाहिए, ठीक है ना। 1/a² - b², सही है, यहाँ पर जाएगा log। अब हम लोग t का वैल्यू रखेंगे, तो t का वैल्यू क्या था जी, t का वैल्यू x² था, यहाँ पर रख देंगे x², तो x² + b² x² + a² प्लस का c, ये हो गया आंसर। तो ये हुआ कंप्लीट आंसर। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर कुछ पुट कर नीचे वाले टर्म का कुछ डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो ऊपर में तो पहले उसको पुट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। वैसे यहाँ पे अगर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लगाते तो बहुत ही लंबा हो जाता, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, बहुत ही टफ हो जाता। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, है ना। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि मेरी हेल्प हो जाए, और जरा कुछ समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट भी करना, और अगर अच्छे समझ में आया तो भी सब कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। और पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होगा इंटीग्रेशन में, याद रखना पूरे इंटीग्रेशन में, यानी आगे भी यूज होगा जब हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। तो फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। 10 का फर्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 10 का फर्स्ट। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x इंटू 3 + 2 cos x। इस बार हम लोग के सोच से ये पढ़े क्वेश्चन आ गया, कैसे, नीचे भी एक cos x था, काश ये sin x ऊपर होता, है ना। ऐसा लग रहा है शायद गलती से नीचे दे दिया, लेकिन गलती से नहीं दिया, ये है ना, इधर जानबूझ के दिया इस तरह से। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे, सोचते कैसे हैं। तो इसको सोचने का तरीका ये होता है कि देखो ब्रैकेट वाला का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ब्रैकेट वाला तो बेचारा अगर उसको हम लोग कुछ छेड़ें तो वो और टफ हो जाएगा। तो ये सिंगल टर्म है, इसी के साथ हमें कुछ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट वाले टर्म को अगर तुम्हें सिंपल फॉर्म में लाना है तो ब्रैकेट वाले टर्म में कॉस है, काश ऊपर में sin x होता, काश ऊपर में sin x होता तो हम लोग कॉस वाले को टी पुट कर देते, क्वेश्चन बन जाता। तो जो आप सोच रहे हो काश ऊपर में कॉस साइन होता तो आप ऐसा लिख दो ऊपर में, तो हमने लिखा sin x, तो ऊपर मल्टीप्लाई के तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ sin x पहले से तो क्या हो जाएगा sin² x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्वेश्चन पहले ही सोच चुके हैं कि अगर ऊपर में sin x है, तो नीचे कंप्लीट कॉस में होना चाहिए, नीचे कंप्लीट कॉस में होना चाहिए। तो हमें यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉस में है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम में है ना, ये कॉस में है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको पहले कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इस तरह से, ये हो गया sin x, हमने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा था sin² x का फॉर्मूला cos² x में 1 - cos² x, ऐसा पढ़े थे हम लोग। ये हो जाएगा 3 + 2 cos x, ठीक है ना, और इंटू में dx, तो ऐसा आ गया। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ये a² - b² जैसा है, अरे 1 पे स्क्वायर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये a² - b² जैसा है, तो a + b - b लिख सकते हैं, यानी a + b
इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू 3 प्लस 2 कॉस एक्स, 3 प्लस 2 कॉस एक्स। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ से बना लोगे। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पुट करना पड़ेगा। चलो मैं आपको बना ही देता हूँ। पुट कर लेते हैं किसको, हमने कॉस एक्स को पुट किया टी, अरे कॉस एक्स को ही टी पुट करने के लिए तो ऊपर में साइन एक्स को लाए थे। देखो क्वेश्चन उसी में बन गया, देखो कंप्लीट कॉस में है, ऊपर में क्या है साइन में है, तो कोई भी क्या करेगा कॉस एक्स को टी पुट कर देगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और डी टी बाई डी एक्स। देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है बच्चे को कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ से आपको डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो डी एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस को ऊपर कर दिए, साइन एक्स को हमने नीचे कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो हमने साइन एक्स को क्या पुट, साइन एक्स को हमने पुट नहीं किया था, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। नीचे में हमने कॉस एक्स को टी पुट किया था, तो 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 3 प्लस 2t, 3 प्लस 2t आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट में काउंट होता है, तो अपॉन में साइन एक्स आ गया, तो ये साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या आ गया, लीनियर फैक्टर आ गया डिनोमिनेटर में। तो आप क्या करोगे, अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, और पार्शियल फ्रैक्शन वो भी कैसा, तीसरा वाला मेथड डायरेक्ट आ जाएगा। निकाल के दिखा दें, देखो इस तरह से माइनस इंटीग्रेशन, आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 प्लस टी, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस टी, यहाँ पे क्या लिखोगे 3 प्लस 2t, 3 प्लस 2t, यहाँ ब्रैकेट क्लोज इंटू में dt। अब आप सिर्फ ए बी सी का वैल्यू आपको लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, मनी मन जीरो पुट करो, टी का वैल्यू -1, इस पर रखेंगे, वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से आया है, तो -1 रखो, तो ऊपर में क्या है, ये तो माइनस बाहर है ना, ऊपर में क्या 1 है, ऊपर में 1 है, अपॉन -1 रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है, तो -1 रखेंगे, ठीक है, जगह कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 रखेंगे, 3 - 2 1 हो जाएगा, तो इंटू में 1 आ गया, यहाँ क्या है 1/2 आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा 1/2, सही है। अच्छा 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी को मनी मन जीरो पुट करो, टी का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे रखो, लेकिन यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है 1, टी का वैल्यू क्या रखना है 1, तो 1 + 1 2 आ गया, यानी 1/1 नीचे आ रहा है 2, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है, कितना रखना है, टी की वैल्यू 1, तो 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 5, यानी 1/10 आ जाएगा, 1/10 ऐसे, ठीक है ना। चूंकि प्लस में आ रहा तो आगे में क्या दे देंगे प्लस, क्लियर है। इसमें बताओ टी का वैल्यू कितना आएगा -3/2, यहाँ टी का वैल्यू कितना ना -3/2, इसमें रखेंगे तो ऊपर में 1 है, टी की जगह क्या रखेंगे -3/2, तो -3/2 हो गया, टी की जगह क्या रखेंगे -3/2, तो ये प्लस में 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रखना है, कितना आ जाएगा 2 - 3 -1/2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2 इंटू में आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर और 5 रहेगा नीचे, तो -4/5 आएगा, माइनस यहाँ और 4/5। अब यहाँ से आप इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है ना, और टी का वैल्यू रख देना, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो हम लोग तीसरा वाला मेथड यूज करते हैं, इससे कितना टाइम बचता है ये आप देखो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना काम कर चुके हैं, और अगर इस पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाना शुरू कर दिए, ABC हम लोग इज्जत से निकालना शुरू कर दिए, तो मालूम हुआ 3-4 पेज में बनेगा ये। तो आपको समझ में आया होगा कि तीसरा वाला जो मेथड है उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। जब भी हम लोग 3-4 लाइन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, और अगर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ABC का वैल्यू, डायरेक्ट निकाल के रख देंगे, नहीं तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और कभी कभी तो ये जो 3 टर्म वाला है ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दे देता है। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है बिहार बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में सोचो, ऑब्जेक्टिव में अगर ABC के वैल्यू निकालेंगे तो कम से कम वो क्वेश्चन बनाने में 3 मिनट लगेगा, और 3 मिनट में आप चाहो तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 10 का फर्स्ट था, है ना, तो आपने यहाँ से ये सीखा। अब देखो 10 का जो सेकंड नंबर है उसको देखना ध्यान से, 10 का सेकंड नंबर ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + 3 e to the x और प्लस 2 × e to the power 2x, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2 × e to the power 2x। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो e to the power x से तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन e to the power x का अगर होल स्क्वायर हो गया तो इसको दुनिया वाले ऐसा भी लिख सकते हैं, e to the power 2x, सही ना। तो कहने का मतलब e to the power x का होल स्क्वायर हो चाहे e to the power 2x, दोनों बात एक ही है, ये पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो e to the power 2x है, ये हमें क्या दिखना चाहिए, e to the power x का होल स्क्वायर दिखना चाहिए। तो ये क्या है, e to the power x का होल स्क्वायर है, ये e to the power x है, ये कांस्टेंट टर्म है।
अगर आप e टू द पावर एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t समझो तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, क्वाड्रेटिक वाला फील आ रहा है, और क्वाड्रेटिक वाला जैसे ही आएगा तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें e टू द पावर x को कुछ पुट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, t पुट कर लेंगे, और क्या t, फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो e टू द पावर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगा डी टी बाई e टू द पावर x आ जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे, जहाँ जस्ट ऊपर वाला लाइन पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाला लाइन पे। क्या हमने dx का वैल्यू निकाला हुआ है, बिल्कुल ये रहा, dt अपॉन e टू द पावर x, तो e टू द पावर x नीचे लिख दिए ब्रैकेट में, ये लिखना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 और ये t हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर हो गया। क्या किया मैंने, e टू द पावर x की जगह t रख दिया, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे देखने में, तो ये dt अपॉन, अच्छा हाँ यहाँ पे ये कंप्लीट t में आना चाहिए था, ये x में बच गया। अब क्या करें, तो ये जो बच गया है x में, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पुट किए थे वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, अच्छा e टू पावर x को t पुट किया था, इसकी जगह t रख देंगे, ये हो जाएगा t इंटू, इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, है ना। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। अगर इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इसको हम फैक्टराइज कर दें, सही है। अब देखो फैक्टराइजेशन हम लोग तुरंत में कैसे करते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो जब भी आपको फैक्टराइजेशन करना हो तो जनरली आप ये 4-5 नंबर को आप अपने मन में बिठा के रखो, -2, -1, 0, 1 और 2। ये जो 4-5 नंबर है, ये जो 5 नंबर आपको दिख रहा है, जनरली इन सभी नंबर्स को रखने पर उस क्वाड्रेटिक में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाता है इन सब में रखने पर तो आपका क्वेश्चन समझो बहुत आसान हो गया, फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगा। देखो सभी प्लस में है और हमें इसको 0 बनाना है, तो टी का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली प्लस वाला रखने से कभी 0 नहीं हो सकता, और आपको साफ साफ दिख रहा है टी का वैल्यू 0 रखने से 0 नहीं होगा, यानी माइनस वाला ही ट्राई करना चाहिए। तो पहले -1 ही को उठा लेते हैं, तो टी की जगह -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो गया, ये प्लस का 3 आ चुका है। टी की जगह क्या रखे थे, -1, तो +3 और -3 0, यानी -1 जो है इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक जीरोज है। अगर ये जीरोज है तो सोचो t का वैल्यू -1 दुनिया में कैसे आपको मिला होगा, तो जरूर एक फैक्टर रहा होगा t + 1 का। अगर t का वैल्यू -1 आ रहा है तो जरूर एक फैक्टर t + 1 रहा होगा, तभी तो ऐसा आया होगा। तो देखो इसका एक पार्ट हमने तोड़ लिया है, अब देखो सेकंड पार्ट हम लोग बनाएंगे कैसे, वो सुनना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे चाहिए आपको 2t स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी t है, तो t में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2t स्क्वायर हो जाए, तो 2t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2t आप यहाँ पे लिख दो, सही ना। अब उसके बाद नंबर क्या लिखना है वो सुनना, जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या है, 1 है, 1 है, और यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा। तो ये तरीका था कि जल्दी से फैक्टराइजेशन करने का, छोटा छोटा अगर क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो इसको जल्दी से फैक्टराइजेशन इस तरह से करते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझे होगे, अगर समझे तो फटाफट लाइक ठोक दो और शेयर भी कर दो। चलो ये तो आ गया हमारे पास। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, अब तो इस यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, कैसे, इस तरह से कि क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में बोलो जरा, है ना। अच्छा आप लोग बोलोगे तो हमें सुनाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते रहो। क्या लिखेंगे, t, और यहाँ पे आ जाएगा t + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t + 1, 2t + 1 इसका होल dt, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग फिल करोगे नंबर को, कैसे, 1 0 पुट करो, टी का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से आया था, मतलब यहाँ पर नहीं रखना है, तो यह आएगा ऊपर में 1/0 + 1, 1 हो गया, 0 + 1 हो गया, यानी 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1, यहाँ पे लिख दिए 1। अब अगला बोलो -1 आ रहा है, टी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा -1 रखो, तो ऊपर में हो गया 1, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है -1, तो 1/-1, इसको लिख देते हैं 1/, ये रहा -1, इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है, -1 रखते हैं क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 से गलत है, देखो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 ही आ जाएगा, तो +1 आ रहा है, तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ पे 1 कर दिए, यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, टी का वैल्यू क्या आ रहा है, -1/2, यहाँ पे रखेंगे, ऊपर में 1 है, -1/2 इंटू में क्या रखेंगे, टी की जगह -1/2 और +1 हो जाएगा, इसका जगह तो रखना ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1/-1/2 और ये हो जाएगा इंटू में 1/2, तो -1/4 यानी -4 हो जाएगा, तो माइनस आगे कर दिए, 4 यहाँ पे कर दिए, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसका इंडेशन कर दो, इंडेशन कितना आसान है, 1/t का इंडेशन log mod of t और प्लस में log mod of
t+1 और यहाँ पे आ जाएगा -4 log mod ऑफ 2t+1। लेकिन यहाँ पे t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ओवरऑल आंसर आपको दिखेगा, t का वैल्यू रखना पड़ेगा, t का वैल्यू e⁻x है, यहाँ पर रख देंगे e⁻x और प्लस log mod ऑफ e⁻x+1 और यहाँ पे आ जाएगा -2 log mod ऑफ 2e⁻x+1 और प्लस में c। अब देखो यहाँ पे जो x पावर है ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आते क्या हो जाएगा, x इंटू log e बन जाएगा और log e आपको पता है 1 होता है, log e कितना होता है 1 होता है। तो अगले स्टेप में log e को हम लोग गायब कर देंगे, जैसे ही गायब होगा तो दुनिया वाले को कैसा दिखेगा, दुनिया वाले को ऐसा दिखेगा। तो ये आंसर हो गया है ना, एक लाइन मैंने बचा लिया। तो ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 का ये सेकंड था, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 से आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा रिपीटेड फैक्टर, रिपीटेड दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज मैं आपको रिपीटेड वाला क्वेश्चन करता हूँ। अभी तक क्वाड्रेटिक वाला पार्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आया है ना, आया भी था तो हमने उसको फैक्टराइज कर लिया, वो वहाँ से हम लोग बच गए। लेकिन कभी कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाए जिसको हम लोग फैक्टराइज ही ना कर पाएंगे तो उसको हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीटेड वाले को बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना कि रिपीटेड वाले को मानते कैसे हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको बेसिक ही काम करेगा, जो 3 तरीका था ना तो उसमें आपका बेसिक वाला तरीका ही काम करेगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखना आप। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, ऊपर में डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो, और नीचे वाला टर्म फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना। हाँ ये अलग बात है, x-2 का पावर 2 है, इसका मतलब ये x-2 इंटू x-2 दोनों क्या है, एक ही है, इसी को बोलते हैं रिपीटेड, ठीक है ना। तो रिपीटेड वाले को आप कैसे मानते थे याद है, इस तरह से देखो, लेट 3x - 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर है, तो ये रिपीटेड वाला है। इसके लिए क्या मानेंगे, इसके लिए पहले a अपॉन x-2 और इसके पावर में क्या है 1 है, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा अब क्या करना है, फिर बीच में प्लस देना है। अब पावर बढ़ाते चलना है, कितना कब तक पावर बढ़ाएंगे, जितना ये पावर है। तो अब यहाँ पे रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर 2 में रुक गए। अगर यहाँ पे पावर में 3 होता तो एक और आता प्लस c अपॉन x माइनस, इस तरह से उसका पावर क्यूब देते, फिर एक पावर अगर 4 होता तो एक और आता, ठीक है, उसमें पावर 4 आ जाता, इस तरह से। अब हम लोग यहाँ से a और b का वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम तो आता होगा, कैसे लेते हैं एलसीएम, अगर दोनों सेम टर्म है तो जिस पे हाईएस्ट पावर है वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है ना, ये वाला। इससे डिवाइड किया तो एक बच जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a इंटू x-2 प्लस इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि सिर्फ b बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा 3x - 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सजाना पड़ेगा इस तरह से, ax - 2a प्लस b, ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, x वाला एक तरफ हो गया, कॉन्स्टेंट वाला एक तरफ हो गया। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हम लोग यहाँ पे तुलना करने हैं। तो यहाँ पे बोलो x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो यानी a का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 3, यानी काफ़ी आसान हो गया। यहाँ पे -2a प्लस b इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म -1 है, यहाँ पे a का वैल्यू 3 रख दो, तो -2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू -1, यानी -6 प्लस b इज इक्वल टू -1, यानी b इज इक्वल टू -1 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है ना। अब a और b का वैल्यू आ चुका है, अब क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कहाँ पे, नाउ अभी जो हम लोग माने थे उसको रखेंगे, जैसे क्या था हमारा क्वेश्चन, 3x - 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हमने क्या माना था, इसको हमने ये माना था, यहाँ पे वैल्यू रखते हुए काम करेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है, तो 3 अपॉन x-2, फिर बीच में क्या है, प्लस है, बीच में क्या प्लस, b अपॉन b का वैल्यू 5 है, तो 5 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर, इसका होल dx से देंगे। आप लोग तो ये ब्रैकेट लोगे ही नहीं, ब्रैकेट नहीं लोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अच्छा अब बताओ ये किस फॉर्म में है, तो ये 1/x का फॉर्म में है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x, लेकिन 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, क्या होगा, log mod ऑफ x, x का मतलब x-2, क्लियर है। और x से कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो कि ज़रूरत नहीं है।
अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला किस फॉर्म में दिख रहा है, तो 1/x² के फॉर्म में दिख रहा है। मुझे पता है आपको फॉर्मूला याद नहीं, तो 1/x² का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x होता है, ठीक है ना, -1/x। स्क्वायर को छोड़कर अंदर वाला टर्म लीनियर होना चाहिए, स्क्वायर को छोड़कर देखो अंदर वाला टर्म लीनियर है, यानी फॉर्मूला वर्क करेगा। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 5 तो बाहर आएगा, 5 बाहर आया, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन -1/x। तो -1/x के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लेना पड़ेगा, -1/x, x जगह क्या है, x - 2 है, ठीक है ना, और प्लस का c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 3 log mod ऑफ x - 2, और ये हो जाएगा -5, और -5 अपॉन क्या हो जाएगा, x - 2 प्लस का c, इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये क्या था, 1/x² के फॉर्म में था, 1/x² का इंटीग्रेशन था -1/x, मैंने फॉर्मूला में लिखवाया हुआ था इंटीग्रेशन का जो पहला वीडियो था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट और सेकंड ये दोनों रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है आप इसको सॉल्व करोगे और सीखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 का जो तीसरा नंबर है वो उसमें क्या आएगा, आपका क्वाड्रेटिक आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक वाले में बात करता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब यहाँ पे हम लोग जो 12 का जो फर्स्ट है और सेकंड नंबर है दोनों में रिपीटेड वाला, यानी इसी मेथड से बनेगा। आप लोग उसको खुद से बना सकते हो, और अगर आपसे फिर भी नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करना है ना, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, फोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। मैं बस आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कि सिखा देता हूँ कैसे बनता कैसे है ना। सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, मेन आप कॉन्सेप्ट सीखो। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड नंबर। इसमें देखना, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट आएगा। कैसा आएगा वो देखना, 2x अपॉन यहाँ पे आ गया x² + 1। यहाँ तक अगर ऐसा रहता तो कितना आसान क्वेश्चन हो जाता, x² का डिफरेंस 2x है ना, आसान हो जाता है। लेकिन डिस्टर्ब कौन कर दिया बगल में, अगर अच्छा यहाँ भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, x² + 3 आसान क्वेश्चन हो गया। ये आसान क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि आप देख लो यहाँ भी x², यहाँ भी x², और ऊपर कौन है 2x है, यानी वो इनवाइट कर रहा है, क्या इनवाइट कर रहा है कि आप x² को टी पुट कीजिए। तो यहाँ ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है ना, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से बना लोगे, ठीक है ना। यहाँ पुट करना x² = t, तो ये आसान क्वेश्चन था। स्क्वायर वाला टर्म अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं, आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक वाला पार्ट बताएंगे। एक और रह गया ना कि जो क्वाड्रेटिक वाला अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको हम लोग कैसे मानते थे, ax + b टाइप का मानते थे, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जितना क्वेश्चन मैंने कर दिया उसको आप लोग दोबारा बनाओ, जो मैंने क्वेश्चन कर दिया है, जो मैंने छोड़ दिया उसको भी आप बनाओ, और जो ना बने आप मुझसे पूछना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।